25 जुलाई 2010 सीबीआई को 4 दिन हो चुके थे अमित शाह को ढूंढते हुए। उनके ऊपर मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंसेस के चार्जेस लगे हुए थे। अमित शाह जो उस समय गुजरात सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, जो गुजरात पुलिस को ओवरसी करते थे। सीबीआई का ये मानना है कि अमित शाह के कहने पर 3 लोग सोराबुद्दीन शेख, उनकी बीवी कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति की इल्लीगल किलिंग की गई है, लेकिन फिर वो 4 दिन गायब रहने के बाद सामने आते हैं। Amit Shah being taken into custody by the CBI. सीबीआई के ऑफिस पर नहीं, क्योंकि उनको कोई पकड़ता नहीं है। वो तो बीजेपी के गुजरात हेडक्वार्टर्स में सामने आते हैं, जहां वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ ये कहते हैं। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी के सभी आरोप फैब्रिकेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कांग्रेस सरकार के इशारे पर बनाया गया एक गलत कच्चा चिट्ठा। जब यह चार्जशीट न्याय की अदालत में चर्चा में आएगा, मुझे विश्वास है इसमें से एक भी आरोप सच नहीं निकलेगा। और फिर सीबीआई के ऑफिस ड्राइव करके जाते हैं और जाकर वहां सरेंडर कर देते हैं। अमित शाह को जेल होती है। 3 महीने वो साबरमती जेल, जहां महात्मा गांधी को भी रखा गया था, वहां बिताते हैं। जब अमित शाह को बेल मिलती भी है तो उसके अगले ही दिन सीबीआई के कहने पर सुप्रीम कोर्ट अमित शाह को गुजरात से बैन कर देती है। अपने खुद के घर से उन्हें निकाल दिया जाता है। 46 साल के अमित शाह का पॉलिटिकल करियर उस समय इंडिया के किसी भी इंसान के मुताबिक, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक खत्म हो गया था। लेकिन दुनिया इस बात से अनजान थी कि ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति है, वो तूफान जो आगे चलकर अमित शाह इंडियन पॉलिटिक्स में लाने वाले थे। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई? नवंबर 2005 की रात को आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र जा रही एक बस से सादे कपड़े पहने हुए पुलिस ऑफिसर्स 3 लोगों को उतारते हैं। सोराबुद्दीन शेख, उनकी वाइफ कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति, और ये तीनों के तीनों लोग दोबारा कभी जिंदा नहीं देखे जाते। अब इन 3 लोगों के साथ क्या हुआ उसकी डिटेल पर हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन ये रात तो शुरुआत थी एक ऐसे केस की जिसमें गुजरात के सेकंड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में एक्सटॉर्शन रैकेट और इलीगल किलिंग का मास्टरमाइंड बोला। इस केस की वजह से उस पॉलिटिशियन को 3 महीने तक जेल जाना था। एक ऐसा केस जिससे उस पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए था, और वो हो भी जाता अगर वो पॉलिटिशियन अमित शाह ना होते। 22 नवंबर 2005 की रात को एक लग्जरी बस हैदराबाद से सांगली जा रही थी। इस बस में 3 इंपॉर्टेंट लोग थे। पहला सोराबुद्दीन शेख, जो कि एक गैंगस्टर था और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता था। अभी कुछ ही हफ्तों पहले इसके गैंग ने 25 करोड़ की डिमांड करी राजस्थान की एक मार्बल कंपनी से, और ये डिमांड कितनी सीरियस थी ये दिखाने के लिए एक आदमी को मार भी दिया जाता है, जो कि उस कंपनी के मालिक का दोस्त था। दूसरा था सोराबुद्दीन शेख का साथी तुलसीराम प्रजापति, जो खुद एक क्रिमिनल था जिसे पुलिस काफी केसेस में ढूंढ रही थी। और तीसरी थी सोराबुद्दीन शेख की वाइफ कौसर बी, जो अपने पति के साथ उस बस में जा रही थी। रात के लगभग 1:30 बजे बस को रोका जाता है। सिविल कपड़ों में गुजरात पुलिस और राजस्थान पुलिस के कुछ ऑफिसर्स इन दोनों क्रिमिनल्स को उठाते हैं। क्योंकि कौसर भी अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्हें भी ले जाते हैं। इनको अलग अलग गाड़ियों में डालकर तुलसीराम प्रजापति को अहमदाबाद ले जाकर राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया, जो उसे उदयपुर जेल ले गए। और सोराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को महाराष्ट्र के रास्ते गुजरात ले जाया गया। 26 नवंबर 2005 की रात को गुजरात पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ये बताते हुए कि सोराबुद्दीन शेख एक लश्कर तैयबा का आतंकी था, जिसका प्लान था गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मारना। और क्योंकि उसने पुलिस से भागने की कोशिश की तो गुजरात पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। और ये उनके लिए कुछ नया या अलग नहीं था। पिछले लगभग 3 सालों से गुजरात पुलिस ने ऐसे कई इनकाउंटर्स किए थे। 2002 से 2004 तक लगभग 12 से ज्यादा लश्कर ऑपरेटर्स, जिनका प्लान चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मारने का था, उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। और ज्यादातर इन ऑपरेशंस को लीड करने वाले थे डिप्टी इंस्पेक्टर डीजी वंजारा, डेको
डेकोरेटेड सेलिब्रेटेड पुलिसमैन, वो जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड चलाते थे और गुजरात के लोगों और मीडिया की नजरों में वाज द रियल रीजन दैट नरेंद्र मोदी वाज स्टिल अलाइव। और यही ऑफिशियल स्टोरी थी। सोहराबुद्दीन शेख एक टेररिस्ट था जिसे सेल्फ डिफेंस में मार दिया गया। 26 को ये अनाउंस हुआ और 27 तक लोग इसे भूल भी गए। लेकिन 5 साल बाद 2010 को सीबीआई एक चार्जशीट फाइल करती है। उस चार्जशीट की डिटेल पर हम थोड़ी देर में आएंगे, पर उसमें सोहराबुद्दीन शेख की जो ओरिजिनल कहानी थी सीबीआई उसको झूठ कहती है। उस चार्जशीट के अकॉर्डिंग बस से ले जाने के बाद अगले 3 दिन तक सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को अहमदाबाद के बाहर एक फार्म हाउस में रखा गया, बिना किसी फॉर्मल अरेस्ट के, बिना किसी पेपर वर्क के। 25 नवंबर की रात को वहां से एक दूसरे फार्म हाउस ले जाया गया जिसका नाम था अरहम फार्म हाउस। 26 नवंबर की सुबह सोहराबुद्दीन शेख को उस फार्म हाउस से बाहर ले जाया जाता है और एक हाईवे पर ले जाकर उसको गोली मार दी जाती है। पुलिस का कहना था कि सोहराबुद्दीन शेख ने भागने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट के अकॉर्डिंग कोई एस्केप अटेम्प्ट नहीं हुआ था, यहां तक कि कोई रिटर्न फायर भी नहीं हुआ था। सीबीआई कहती है कि ये एक इलीगल इनकाउंटर था। एक ही दिन की 2 रियलिटीज, एक कहती है कि टेररिस्ट भाग रहा था और मारा गया, दूसरी कहती है कि 3 दिन तक एक फार्म हाउस में रखा गया और उसके बाद एलिमिनेट कर दिया गया। इन दोनों कहानियों में सच क्या है ये पता लगाने वाले मैं और आप नहीं हैं। कुछ एक को सच मानते हैं और कुछ दूसरे को, और कुछ दोनों को झूठ मानते हैं। लेकिन एक चीज का जवाब कोई भी नहीं दे सकता कि सोहराबुद्दीन शेख की पत्नी कौसर बी के साथ क्या हुआ। गुजरात पुलिस का कहना था कि उन्हें कौसर बी के बारे में पता ही नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि उनको मारा गया, उनकी बॉडी को जलाया गया और उनकी अस्थियों को नर्मदा नदी में बहाया गया। और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि गुजरात के डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर डीजी वंजारा थे। और तुम लोग नेचुरली सोचोगे कि आखिर ऐसा क्यों, और इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। पर उससे पहले एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी थी, तुलसीराम प्रजापति नाम की, जिसको उस बस से निकालकर राजस्थान पुलिस को दे दिया गया था बाकी क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछताछ करने के लिए। दिसंबर 2005 तक वो जुडिशियल कस्टडी में था, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट के अकॉर्डिंग तुलसीराम भी उसी बस पर था और उसने उन पुलिस ऑफिसर्स को देखा था। और 2006 में वो उदयपुर जेल से एक लेटर लिखता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, कि उस रात का वो अकेला विटनेस बचा है और उसको मारा जाने वाला है। 27 दिसंबर 2006 को तुलसीराम प्रजापति को उदयपुर जेल से गुजरात लाया जाता है और वो कस्टडी से भाग जाता है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे सोहराबुद्दीन शेख भाग गया था। और अगले दिन जब गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर उसको अरेस्ट किया जा रहा था तो वो पुलिस पर गोलियां चला देता है और तब उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। सीबीआई कहती है कि ये इनकाउंटर भी नकली यानी इलीगल था, वो तो भागा ही नहीं था और ये सब प्लान किया गया था ताकि उसका इनकाउंटर किया जा सके। और ये तो बस आखिरी कदम था 22 नवंबर 2005 के तीसरे और आखिरी विटनेस को एलिमिनेट करने का। और इसके आगे 5 साल तक कुछ नहीं होता। गुजरात पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट का भी यही कहना था कि सोहराबुद्दीन शेख एक टेररिस्ट था, तुलसीराम प्रजापति एक भगोड़ा, और कौसर बी के साथ क्या हुआ उन्हें नहीं पता। फिर जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट सोहराबुद्दीन शेख के भाई रुबाबुद्दीन शेख की एक पेटिशन के बेसिस पर गुजरात पुलिस से केस लेकर सीबीआई को देती है, जो 6 महीने बाद 23 जुलाई 2010 को एक पेटिशन फाइल करती है जिसमें वो कुछ 15 लोगों को गुनहगार ठहराती है। 14 पुलिस ऑफिसर्स जिनमें एक डीजी वंजारा थे, और वो लोग जो गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड के सेलिब्रेटेड ऑफिसर्स थे। और आखिरी नाम किसी पुलिस ऑफिसर का नहीं था, आखिरी नाम था गुजरात गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अमित शाह का। चार्जशीट में इन 3 लोगों की मौत को एक कॉन्स्पिरेसी बोला गया, एक कोऑर्डिनेटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड प्लान बोला गया। और कौसर बी की मौत के बाद जो एक सवाल हम तब से पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों मारा गया, उस सवाल का इस चार्जशीट में एक स्पेसिफिक जवाब था कि डीजी वंजारा को कौसर बी को मारने के ऑर्डर्स, उसके इंस्ट्रक्शंस गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अमित शाह ने दिए थे। और अमित शाह को अरेस्ट करने की कहानी जो मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी वो यहीं से शुरू होती है। सीबीआई का इल्जाम था कि
कि उन्होंने कोसरबी को अरेस्ट के ऑर्डर दिए और अमित शाह के कहने पर ही ये सब हुआ। ये इल्जाम कितना सीरियस है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इल्जाम जो देश की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लगाया था, लेकिन इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है। मई 2013 में इस अमित शाह वाली चार्जशीट के सिर्फ 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीबीआई के बारे में अपना सबसे फेमस ऑब्जर्वेशन देती है। कोल ब्लॉक एलोकेशन केस में सुप्रीम कोर्ट इस एविडेंस पर रूल कर रही थी कि सीबीआई ने एक ड्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर के साथ शेयर की थी कोर्ट लाने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर्ट ऑफ द रिपोर्ट वाज चेंज्ड ऑन द सजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये सब 2013 में हो रहा था, यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जब कांग्रेस पावर में थी। फिर दिसंबर 2017 में जब 2G स्पेक्ट्रम केस के 17 के 17 एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया, वो केस जो सीबीआई 7 साल से लड़ रही थी उसमें सीबीआई को फेलियर बताया गया। मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव एनी ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट एनी ऑफ द एक्यूज्ड, मेड इन इट्स वेल कोरियोग्राफ्ड चार्जशीट बोला गया। वेल कोरियोग्राफ्ड यानी स्क्रिप्टेड। यही एक वजह थी कि अमित शाह को सीबीआई पर भरोसा नहीं था। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ इसका सेंस कुछ देर में पता चलेगा, क्योंकि सीबीआई जब पहली बार 22 जुलाई 2010 को अमित शाह को समन करती है तो वो नहीं आते। फिर 23 जुलाई को चार्जशीट फाइल करने के बाद उनके खिलाफ एक वारंट निकाला जाता है। अमित शाह फिर भी नहीं आते। उनके लॉयर की एंटीसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगले 2 दिन अमित शाह लापता थे। सीबीआई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 5 से 8 टीमें बनाई जाती हैं उनको ढूंढने के लिए और 25 जुलाई 2010 की सुबह 11:35 पर अमित शाह सामने आते हैं। सीबीआई के ऑफिस में नहीं, किसी पुलिस स्टेशन पर नहीं, बल्कि बीजेपी के गुजरात हेडक्वार्टर्स में अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह अपने डिफेंस में 3 चीजें रखते हैं। पहली स्टैटिस्टिकल। उनका कहना था कि इंडिया में उस समय जब गुजरात में हुए इनकाउंटर्स पर इतनी नजर रखी जा रही थी तो पूरे इंडिया में ऐसे 1700 इनकाउंटर्स हुए थे, उनमें से किसी भी स्टेट के होम मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं किया गया। तो या तो गुजरात के क्रिमिनल्स यूनिक हैं या इसके पीछे कुछ और ही चल रहा था। पूरे देश भर में 1700 एनकाउंटर हुए, इसमें से सिर्फ गुजरात के एनकाउंटरों को टूल देना, उस पर चर्चा बनाना, मीडिया में अफवाह फैलाना, कोर्ट के माध्यम से उनकी इंक्वायरियां करना और इंक्वायरी करने के बाद पॉलिटिकल टारगेट को सिद्ध करना एक कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र है। दूसरा वाज ऑपरेशनल। सीबीआई रिपोर्ट का फॉरेंसिक सेंटर पॉइंट था एक ग्रुप ऑफ कॉल रिकॉर्ड्स। 331 कॉल्स जो अमित शाह और एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर्स के बीच हुई थी बिटवीन सितंबर 2003 एंड जनवरी 2006। अमित शाह ने इन फोन कॉल्स को डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कॉल्स की गई थी एज द नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे और गुजरात पुलिस को ओवरसी करते थे और उनकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी की। एक ऐसी स्टेट में जहां उनके कंटिन्यूस असेसमेंट में ये मिला है कि चीफ मिनिस्टर के असैसिनेशन का एक्टिव थ्रेट था। एटीएस चीफ और हेड ऑफ क्राइम ब्रांच से बात करना उनका काम था और बाद में उन कॉल्स को ही क्रिमिनल कॉल्स बोलना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम के पद को ही क्रिमिनल बोलने के बराबर है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की जगह गुजरात सरकार का और भाजपा की सरकार का पॉलिटिकल एनकाउंटर करने का एक षड्यंत्र है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज पॉलिटिकल। अमित शाह ने कहा कि सीबीआई एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज की जा रही है यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशली होम मिनिस्टर पीचे दमरम के द्वारा, ताकि गुजरात में बीजेपी को तबाह कर सके, क्योंकि कांग्रेस ने 20 साल से गुजरात में कोई मेजर इलेक्शन नहीं जीता और जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए वो सेंट्रल एजेंसीज का यूज कर रहे हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। विगत 20 साल से गुजरात में कांग्रेस चुनाव के मैदान में कभी जीती नहीं। 1990 से लेकर एक भी सभी इलेक्शन में कांग्रेस पूरी तरह से हार खाई है। उनके लिए यही एक रास्ता है, मैं समझता हूँ। 2010 में जब अमित शाह ने ये कहा तो कोई भी ये सोच सकता था कि कोई भी अरेस्ट हो रहा पॉलिटिशियन ऐसे ही बात करेगा, और इसीलिए 3 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के बारे में वो ऑब्जर्वेशन देती है, वो बातें कॉन्टेक्स्ट में लाना जरूरी था, क्योंकि अमित शाह ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि उनकी पूरी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को वीडियो टेप करके कोर्ट में सबमिट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं था
कि वो उन पर फेक एविडेंसेस नहीं लगाएंगे। मेरी जो पूछताछ हो, मेरा जो स्टेटमेंट लिया जाए, उसका कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई करे तो मैं मानता हूं कि न्याय के पक्ष में होगा। मुझ पे जो आरोप लगाए हैं वो गलत रिकॉर्ड किए हुए निवेदनों के आधार पर किए हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह 35 किलोमीटर दूर सीबीआई के ऑफिस खुद जाते हैं। उनके पीछे उनके सपोर्टर्स साथ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमित शाह को अरेस्ट किया जाता है। जुडिशियल कस्टडी में उन्हें साबरमती जेल में रखा जाता है। 45 साल के अमित शाह साबरमती जेल में 3 महीने बिताते हैं। 29 अक्टूबर 2010 में गुजरात हाई कोर्ट उन्हें बेल देती है, लेकिन जिस दिन उन्हें बेल मिली उसी दिन सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के एक अर्जेंट अपील पर एक ऑर्डर निकालती है कि अमित शाह गुजरात में कदम नहीं रख सकते। बेल तो मिल गई लेकिन वो आजाद नहीं है। लेट मी रिफ्रेज, आजाद तो है लेकिन उस स्टेट में नहीं जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को जिया था। अमित शाह को उनके घर से, उनकी स्टेट से निकाल दिया जाता है। मजबूरन उनको दिल्ली में गुजरात भवन के एक सिंगल रूम में अपनी वाइफ सोनल शाह के साथ मूव होना पड़ता है। 2 सालों तक चुपचाप अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने बीतते हुए देखना पड़ता है। कई महीनों में उनका पॉलिटिकल करियर, जैसा हमने कहा था, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अमित शाह तो उन 2 सालों में पूरे देश की पॉलिटिक्स को बदल कर रख देने वाले थे। अमित शाह की कहानी में आगे क्या हुआ उस पर हम थोड़ी देर में वापिस आएंगे, क्योंकि इस कहानी का एक हिस्सा सुनना अभी भी बाकी है। क्योंकि जब अमित शाह अरेस्ट होके बेल लेके दिल्ली के उस कमरे में जा रहे थे तो इस केस का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अमित शाह से 3 साल पहले अरेस्ट हो चुका था और उसी जेल में थे जहां अमित शाह थे, और वो इंसान थे डीजी वंजारा। वो डेकोरेटेड एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ, वो ऑफिसर जिनको सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में किलिंग के सेंटर में रखा था। उनको 24 अप्रैल 2007 को अरेस्ट किया गया था। सीबीआई ने नहीं बल्कि गुजरात की खुद की सीआईडी ने उन्हें अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने वाले ऑफिसर थे डीआईजी रजनीश राय आईपीएस, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था सोहराबुद्दीन केस को देखने के लिए। उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इतने सारे एविडेंसेस हैं कि डीजी वंजारा गुजरात के राजकुमार पांड्या और राजस्थान के दिनेश एमएन को अरेस्ट किया जाए फॉर मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस। डीजी वंजारा उस जेल में 7 साल रहते हैं। वो पोइट्री लिखते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और पब्लिकली कुछ भी नहीं बोलते। अंटिल सितंबर 2013 जेल में 6 साल बिताने के बाद वो एक लेटर लिखते हैं। ये ऑन पेपर उनका रेजिग्नेशन था एज आईपीएस, लेकिन हकीकत में वो कुछ और ही था। उनका कहना था कि अगर वो और बाकी के 32 पुलिस ऑफिसर्स गिल्टी हैं तो वंजारा के हिसाब से पॉलिसी मेकर्स को भी सजा होनी चाहिए। अमित शाह को तो उन्होंने कहा था कि उनकी पूरी तरह पकड़ है ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इतना कि ही इज ऑलमोस्ट रनिंग द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बाय प्रॉक्सीज। ये अब तक का सबसे डैमिंग फर्स्ट पर्सन एक्यूजेशन था टूवर्ड अमित शाह। एक ऐसा लेटर जो सीबीआई के क्लेम्स को भी सही कह रहा था, लेकिन अंत में इस लेटर का कुछ भी नहीं होता। 18 फरवरी 2015 को बॉम्बे हाई कोर्ट वंजारा को जेल से बेल दे देती है। 1 अगस्त 2017 को स्पेशल सीबीआई जज सुनील कुमार जे शर्मा वंजारा को सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति के केस में डिस्चार्ज कर देते हैं। डीजी वंजारा पर जितने भी केसेस चल रहे थे उन सब केसेस में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लीगली वो अब एक क्लियर्ड इंसान थे। 2017 के बाद डीजी वंजारा अपनी स्टेटमेंट पूरी तरह बदल देते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी इनकाउंटर्स उन्होंने किए वो सारे के सारे इनकाउंटर्स जेन्युइन थे और वो तो सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्टिम हैं जो दिल्ली की यूपीए गवर्नमेंट और गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट के बीच हो रही लड़ाई में पिस गए। और ये कहानी याद रखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं अभी कुछ देर में तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि सितंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन ट्रेल को गुजरात से लेकर एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट इन मुंबई को सौंप दिया। उनकी रीजनिंग थी विटनेस इंटिमिडेशन। वो ट्रेल सिर्फ एक जज के द्वारा डिसाइड करा जाना था ताकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स को एलिमिनेट किया जा सके। और यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि पहले जज जो इस केस को असाइन हुए थे उनका नाम था जेटी उत्पत। 6 जून 2014 को जज उत्पत अमित शाह को रिप्रिमांड भी करते हैं क्योंकि वो पर्सनली कोर्ट आना नहीं चाहते थे और एग्जेम्पशन की मांग कर रहे थे। और अमित शाह अगली बार भी नहीं आते तो कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया अगली हेयरिंग 26 जून में आने का।
और अमित शाह की हेयरिंग के ठीक एक दिन पहले यानी 25 जून को जज उत्पत को इस केस से ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगले जज जो इस केस में थे वो थे ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया। 6 महीने तक उन्होंने इस केस को देखा और 1 दिसंबर 2014 को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके परिवार ने सवाल उठाया कि उनकी कोई कार्डियक हिस्ट्री नहीं है, ये डेथ अननेचुरल लग रही है। पर 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की पिटीशन को खारिज कर दिया और उनकी डेथ को नेचुरल रूल किया। केस के तीसरे जज थे एमबी गोस्वामी, जिन्होंने 30 दिसंबर 2014 को केस असाइन होने के सिर्फ 1 महीने के अंदर अमित शाह को केस से डिस्चार्ज कर दिया। रूलिंग ने कहा कि सीबीआई ने एविडेंसेस इस्टेब्लिश ही नहीं किए थे कि केस ट्रायल तक जा सके। फोन रिकॉर्ड सर्कमस्टेंशियल थे और केस में विटनेसेस एक बड़े नंबर में सीबीआई को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि सीबीआई ने इस डिस्चार्ज को अपील तक नहीं किया। दिसंबर 2018 में इस केस में बाकी के सभी 22 एक्यूज्ड को सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया। और अगर तुम यहाँ तक भी इस डिसीजन से, इस जजमेंट से थोड़े भी कंफ्यूज्ड या फिर कॉन्फ्लिक्टेड हो तो मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। 2018 में जब बाकी के सभी एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया तो डीजी वंजारा जो अमित शाह के खिलाफ लेटर लिख रहे थे, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, ये कहते हुए कि फाइनली जस्टिस हो गई है उनके लिए, बाकी पुलिस ऑफिसर्स के लिए और अमित शाह के लिए। उन 8 सालों में जब सोराबुद्दीन केस ट्रायल पर था, सीबीआई ने डीजी वंजारा को एज ए विटनेस अगेंस्ट अमित शाह एक बार भी नहीं बुलाया। 2013 का वो लेटर जो बन सकता था सबसे बड़ा फाउंडेशन इस केस का, वो सीबीआई ने यूज भी नहीं किया। एंड दैट टिल डेट इज द लीगल रिकॉर्ड। अमित शाह को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे सच्चाई की जीत कहा तो कांग्रेस ने इसे स्ट्रेंज इवेंट कहा। लेकिन अमित शाह की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ अमित शाह डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स। सब्सक्राइब।